आज हम लोग फ्रिक्शन के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट जैसी टर्म्स को समझेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। लेट अस स्टार्ट। देखो, जब भी हम लोगों ने घर में फील किया होगा कि आपसे कोई बोलता है कि इस बॉक्स को, कोई बॉक्स रखा है, इसको पुश करो, तो क्या करते हैं? हम धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते हैं। धीरे फोर्स बढ़ाएंगे, नहीं नहीं ये पुश हो रहा है, थोड़ा फोर्स और बढ़ाया, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। बट एक टाइम ऐसा होता है कि उस फोर्स के बाद जस्ट थोड़ा सा फोर्स और लगा दें, वो एकदम से खिसकने लगता है। तो वही वहाँ तक उसकी फ्रिक्शन उसको रोकता रहता है उसकी मोशन के लिए। बट उसके बाद फोर्स बढ़ाने पर ये एकदम स्टार्ट हो जाता है स्लिप होना। तो इसमें एक बात और भी करी होगी कि एक बार जब स्टार्ट हो जाता है स्लिप होना, तो उसके बाद हमारे लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, जो शुरू से पहले बढ़ा रहे हैं, पहले मान लो इतना फोर्स लगाया पहले मैंने, ओके, इस डायरेक्शन में ए ब्लॉक पर लेटेस्ट पहले मैंने छोटा फोर्स लगाया, लेकिन ये नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना ही फोर्स लग गया इस पर अपोजिट डायरेक्शन में। फिर मैंने ये फोर्स इधर वाला बढ़ाया, तो तब भी नहीं हुआ। उसके बाद भी मतलब क्यों नहीं हो रहा? जब उसके बाद क्या होगा, जब इतना फोर्स मैंने बढ़ा दिया, तो अपोजिट करने वाला फोर्स भी उतना ही लग गया होगा, इक्वल एंड अपोजिट। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही और फोर्स बढ़ाया, ये फिर से बढ़ गया फोर्स। ये वाला फोर्स क्यों बढ़ रहा है? ये है फ्रिक्शन फोर्स। और इधर से कौन सा फोर्स है? ये अप्लाइड फोर्स। ये आप घर पे भी फील कर सकते हैं। किसी भी बड़ी टेबल है या बॉक्स है, उसको अगर ग्राउंड पर रखा तो आप उसको खिसका रहे हैं, उस समय आप ऐसा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ये लिमिटिंग आ गया। अब इससे जस्ट जैसे ही मैंने थोड़ा सा भी बढ़ाया, ये फोर्स क्या हो रहा? कांस्टेंट रहा, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ा। अब ये फोर्स बढ़ गया, अप्लाइड फोर्स। इसके बाद जो है यहाँ पर मोशन स्टार्ट हो जाता है। इस केस में और एक चीज़ और नोट करना कि जब ये मोशन स्टार्ट हो गया, उसके बाद अगर हम इस फोर्स को स्लाइटली कम भी कर दें, तब भी ये मोशन कंटिन्यू रहता है। ओके, इसको अंडरस्टैंड करते कि क्यों ऐसा हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 यहाँ तक क्या रहा? स्टेशनरी दोनों सर्फेसिस रहे। जो ब्लॉक रखा है या बॉक्स रखा है, ग्राउंड सर्फेस दोनों कैसी रही? आपस में स्टेशनरी रहे बस। बट उनके बीच में क्या हो रहा है? टेंडेंसी हो रहा है रिलेटिव मोशन होने का। टेंडेंसी है फॉर टेंडेंसी फॉर रिलेटिव मोशन, ये चीज़ें आ रही हैं। और इसके बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू तक वो आपको रोकेगा, उसके बाद से वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं क्या है इन दोनों की सरफेस। अगर देखूँ मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, इनकी सरफेस थोड़ी सी इस तरह से होती है, इतना एकदम से स्मूथ नहीं रहती। जो ग्राउंड पर रखा है, ग्राउंड की सरफेस भी ऐसी ही है। तो आप देखेंगे कि ये कुछ कुछ पॉइंट्स पर इन दोनों के पूरे 100% कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, कहीं कहीं पर कॉन्टैक्ट्स नहीं हो रहे हैं। तो ये जो कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं पॉइंट्स, यही क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बॉन्ड बना लेते हैं आपस में। तो नीचे जिस ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड वाला और ये ब्लॉक वाले, ये बॉन्ड्स बन गए। तो ये बॉन्ड्स ही आपका फ्रिक्शन का काम कर रहे हैं। जब आपने पुश करना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो बॉन्ड के बीच में जो अट्रैक्शन के कारण फोर्स लगा हुआ, वो अपोज करेगा। आपने इधर फोर्स लगाया तो ये वाला फोर्स इधर लग जाएगा। ये वाला फोर्स क्या है? आपने बढ़ा रहे हैं तो तब भी ये बढ़ गया, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद नहीं बढ़ता है। और जब ये एक बार बॉन्ड्स टूट जाते हैं, तो क्या होता है? इनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाती है। और जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई, तो क्या रहता है कि ये बॉन्ड बनने का हम लोग टाइम नहीं देते हैं। यहाँ पर तो पहले से बने हुए रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका बॉन्ड बनने का टाइम नहीं दे रहे हैं। तब जो फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट जो यहाँ तक मैक्सिमम गया था, उससे थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। यहाँ पर क्या टेंडेंसी नहीं है, यहाँ पर है मोशन स्टार्ट्स और
हम लोग अच्छी तरीके से कहेंगे तो कहेंगे रिलेटिव मोशन स्टार्ट। रिलेटिव मोशन स्टार्ट्स, इसके बाद क्या हो जाता है कि फ्रिक्शन रिड्यूसेस बाय स्मॉल अमाउंट। क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड्स थे, हम उन बॉन्ड्स को बनने का हम लोग अब टाइम नहीं दे रहे, दैट्स वाई ये वाला फोर्स कम हो जाता है। अब इसको थोड़ा ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ पर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ये हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच गया। इसके बाद फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ रहा है और रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया। उसने कहा भाई अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, एंड आफ्टर दैट दिस फोर्स बिकम्स कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट हो गया जब रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, इसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लो आपने इतना फोर्स लगाया तो यहाँ लग गया, इतना बढ़ाया तो यहाँ लग गया, और यहाँ तक ये मैक्सिमम। इसको, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो पीक पॉइंट रहता है कि जिसके बाद रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी और एकदम से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद से आपका स्टैटिक फोर्स काम करना बंद कर देता है और दोनों के बीच में क्या हो जाता है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक है। अब हम लोग ब्लॉक पे फिर से बात करते हैं अगेन। ब्लॉक रखा, मैंने एक फोर्स इधर लगाया, इसका एफबीडी बनाते हैं ब्लॉक का। इस पर क्या क्या लग रहा होगा बोलो? ब्लॉक पर ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा होगा बाई इट्स मास mg, और ये ऊपर की तरफ ग्राउंड इस पर नॉर्मल डायरेक्शन n लगा रही होगी। ये इधर जाने की टेंडेंसी होगी तो इस पर फोर्स इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, इसको Fr से लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं कांटेक्ट फोर्स की। तो ग्राउंड इस पर कौन कौन सी फोर्स लगा रही है? ग्राउंड ब्लॉक पर जो फोर्स एक्सर्टेड बाई सरफेस, बेटर वी विल सी, फोर्स एक्सर्टेड बाई सरफेस ऑन ब्लॉक, ये वाले हम फोर्स देखते हैं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं जो कि हमारी सरफेस लगा रही है। सरफेस ने एक तो क्या लगा दिया, नॉर्मल डायरेक्शन, ये सरफेस ने लगाया है, और ये फ्रिक्शन फोर्स भी सरफेस ने लगाया है। तो ये दो फोर्सेस आ गए जो कि ग्राउंड इस पर लगा रही है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, दैट इज नोन एज द कांटेक्ट फोर्स। ये दोनों फोर्स कितने एंगल पर है? 90 डिग्री एंगल पर है, और 90 डिग्री एंगल पर अगर इनका रिजल्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं, ये नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है, वेक्टर मेथड से लगा सकते हैं, ये Fr लग रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी दिस। तो ये जो रिजल्टेंट आया इस डायरेक्शन में, दिस इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। ये वाला फोर्स क्या हो गया, इसे ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। ये सरफेस ने ब्लॉक पर फोर्स लगाया, बट दैट टोटल फोर्स इज नोन एज द कांटेक्ट फोर्स। और ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। तो आपको इसको मतलब में समझ में आना चाहिए कि कांटेक्ट फोर्स क्या है और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्या है। दिस इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक, वो वाला फोर्स बोलते हैं हम उसको कांटेक्ट फोर्स। मैंने मान लिया कि कांटेक्ट फोर्स जो आया वो नॉर्मल रिएक्शन से कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, थीटा। ओके, दिस एंगल विद रिजल्टेंट जो आया उससे थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आएगा। ये वाला नॉर्मल एक्शन हो गया,
और दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल फार्मूला क्या है? एफ आर विल इक्वल टू म्यू, जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, इनटू एन। एन इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज सरफेसेस। तो देखते हैं क्या होगा। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इस ट्रायंगल से देख लीजिए, टेन थीटा विल बी इक्वल टू एफ आर वाई एन, दैट इज म्यू इंटू एन वाई एन। तो ये जो म्यू है, दिस इज नोन एज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ये हर सरफेस के लिए अलग अलग रहता है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड करता है दोनों सरफेसेस के मटेरियल पर, स्मूथनेस पर, कितना स्मूथ है कितना रफ है, उस पर ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड करता है। म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन जो थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंड कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों मतलब समझ में आना चाहिए, मतलब अंतर क्या है। इसको कभी थीटा निकालने के लिए तो ये भी आप निकाल सकते हैं, कितना रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, अभी हम बात कर रहे थे कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको जो अभी मैंने समझाया वही चीज़ है। जब तक ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है, ओके, उस समय तक जो फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है उसको एफ एस मैंने मान लिया, दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, और फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक दैट इज कांस्टेंट ऑलवेज। ये कब लगता है? जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गई। तो नॉर्मली क्या रहता है कि म्यू एस जो है थोड़ा सा म्यू के से बड़ा रहता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि ऑलरेडी स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, उनके जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होते हैं सरफेस के बीच में, उनको एक बार ब्रेक करना होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फ्रिक्शन फोर्सेस आर सेल्फ एडजस्टेबल। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहीं से ही आप लोग, अगर ये फंडा क्लियर हो गया तो आपकी न्यूमेरिकल्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है एडजस्टेबल है, डायरेक्शन में भी अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं, एंड मैग्नीट्यूड भी, कि जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही आएगा। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ ए एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने मान लिया 5 kg का लगा हुआ है, और म्यू एस इसके लिए कितना है 0.2, और म्यू काइनेटिक है सरफेस के बीच में 0.1। तो मैंने इस पर फोर्स एफ लगा दिया, एफ वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो जब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तब इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? धीरे धीरे उसके अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। अगर मैंने इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी तो जो फोर्स आएगा फ्रिक्शन फोर्स, उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। मतलब कहने क्या है कि इस ब्लॉक पर रिजल्टेंट फोर्स, अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं मान लो, तो रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन कैसे फाइंड कर रही है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन सिंगल ब्लॉक कैसे फाइंड करना है। मैंने मान लो इस पर ये फोर्स लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, तो अब पूछा जाए कि डायरेक्शन क्या आएगी फ्रिक्शन फोर्स की। तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी कि हमारे लिए F1, F2, F3
इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना होगा। रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट तीनों फोर्सेस का F1 प्लस F2 तीनों क्या जितने भी लग रहे हैं उनका मेरे को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। और रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट मान लो इस डायरेक्शन में आया FR, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसके अपोजिट। तो कितना स्मार्ट है, ये एडजस्टेबल फ्रिक्शन फोर्स होता है। जिधर भी नेट फोर्स लग जाएगा, नेट फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड अब देखें कितना लगेगा। मैग्नीट्यूड में आपको ध्यान रखना है कि अगर रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ तो कौन सा फोर्स लगेगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि उन दोनों सरफेसेस के बीच में अभी रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इफ रिलेटिव मोशन इज नॉट स्टार्टेड तो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा, दोनों स्टेशनरी है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इन पिक्चर, वही रहेगा स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड। अब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो डायरेक्शन में भी एडजस्ट करता है और मैग्नीट्यूड में भी एडजस्ट करता है। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एडजस्ट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों चीज़ों को एडजस्ट कर लेता है भाई। जितने की रिक्वायरमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। और स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन Fs, इसको बोलता हूँ मैक्सिमम, एक वैल्यू होती है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद वो μs इंटू एन, उसके बाद वो रिलेटिव मोशन को नहीं रोकेगा और रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। इस केस में जो 5 kg का लिया है, 5 kg का ब्लॉक लिया था, μs कितना दिया था मैंने 0.2, इनके बीच में म्यू के है 0.1, तो नॉर्मल एक्शन इस पर कितना लग रहा होगा n, ओके। और इधर 50 न्यूटन 5g, ठीक है। तो नॉर्मल एक्शन कितना हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे 5 इंटू जी, दैट इज 50 न्यूटन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स अवेलेबल दो टर्म आप याद कर लेना आपको, अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड। अवेलेबल मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ये वाला फोर्स Fs मैक्स दैट इज इक्वल टू μs इंटू एन। μs कितना 0.2 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। इतना स्टैटिक फोर्स अवेलेबल है बिटवीन दीज टू सरफेसेस। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप ये फोर्स जो लगा रहे हैं इधर, ये फोर्स 1 न्यूटन 2 न्यूटन से लेके 10 न्यूटन तक लगाएंगे, तब तक इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट नहीं होगा, अप टू 10 मीटर। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लग रहा होगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर है। तो ये 10 न्यूटन तक तो अपना मैग्नीट्यूड एडजस्ट करेगा, लेकिन जैसे ही 10 न्यूटन से ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स हुआ ये अपना एडजस्टमेंट करना छोड़ देगा, और उस समय कौन सा फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आ जाएगा, काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड रहता है दैट रिमेन कांस्टेंट, और डायरेक्शन ऑब्वियस है, डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट नहीं रहती है। आफ्टर ये लिमिट टूट गया तो फ्रिक्शन आ जाएगा एफ के, और वो रहता है कांस्टेंट म्यू के इंटू एन, और म्यू क्यू कितना दिया था 0.1 इंटू और एन इज इक्वल टू तो 5 न्यूटन। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा कम ही रहता है। जैसे 10 न्यूटन है तो वो होगा 9 न्यूटन या 9.5 न्यूटन। तो ये काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लगता है। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है इन मैग्नीट्यूड। ये डायरेक्शन में ये भी एडजस्ट करता है बट नॉट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर मान लो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, मान लो इधर मूव कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, बट ये क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी। तो स्टैटिक
force of friction and kinetic force of friction. ठीक है, adjust in magnitude up to a maximum वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू एन. ठीक है, बट इसमें क्या रहता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड. ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है. और ये एफ एस फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक, ये इससे म्यू एस इंटू एन से कम रहेगा, और एफ के विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन. डायरेक्शन दोनों एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ भी रिलेटिव मोशन जिस डायरेक्शन में टेंडेंसी होगी, इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंडेंसी. उसकी टेंडेंसी जिस डायरेक्शन में होगी, हो नहीं रहा होगा यहाँ पर. ठीक है, ये भी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसमें दोनों सरफेसेस कैसी हैं, स्टेशनरी हैं. बोथ सरफेस रिमेन्स स्टेशनरी बट हैव टेंडेंसी. टेंडेंसी है कि जस्ट मूव करने वाली, एकदम से फिसलने वाली है ऐसे, बट हैव टेंडेंसी टू मूव. इसमें क्या है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट रहता है उनके बीच में, तब ठीक है, ये एग्जिस्ट रहता है. ओके, ये हो गया. दूसरा एक और चीज़ बात करते हैं, एंगल ऑफ रिपोज की. व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज, ये भी देख लेते हैं. लेट अस स्टार्ट. इसमें हमने क्या किया कि थीटा एंगल पर एक ब्लॉक रखा है, इसका मास एम है. इन दोनों की जो फ्रिक्शन है, अगर मैं ये एंगल थीटा को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो एक एंगल ऐसा आ जाएगा कि जिस एंगल पर ये जो ए ब्लॉक है ये स्लिप करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, इस केस में क्या रहेगा, जस्ट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी नीचे लग रही होगी. ये सरफेस इस पर नॉर्मल एक्शन ऊपर लगाएगा. ठीक है, एम जी के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एम जी कॉस थीटा, थीटा एंगल आ जाएगा, और ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा. इसकी टेंडेंसी क्या है, स्लिप नहीं हो रहा है, जस्ट इसकी टेंडेंसी है नीचे की तरफ मोशन करने की, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट. ये स्टैटिक लग रहा होगा ऑब्वियसली. ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि इस एंगल से ये एंगल वो एंगल आ गया कि जिससे जरा भी मैंने एंगल अगर बढ़ाया तो ये रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाएगी. ये जस्ट एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. सो लेट अस सी एट इक्विलिब्रियम थीटा is such that block A will start motion if it is slightly increase. जरा भी अब मैंने कर दिया तो ये शुरू हो जाएगा. देखते हैं, एन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, बैलेंस्ड है, वेरी गुड. और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, म्यू एस. ये स्टैटिक फोर्स लिमिटेड हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, तो म्यू एस इंटू एन. तो म्यू एस या फिर म्यू सिंपली लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ध्यान रहना चाहिए. म्यू है, म्यू एस इंटू एन. जनरली म्यू एस और म्यू के में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता. म्यू एस इंटू एन विल बी इक्वल टू एम जी साइन
थीटा, दोनों डिवाइड कर देंगे तो म्यू विल बी इक्वल टू tan थीटा और थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये हो गया एंगल ऑफ रिपोज। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हम इससे जस्ट ज़्यादा एंगल बढ़ाएंगे तो ये रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट मेजर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक का कि कितना फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। जिस एंगल पर ये स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा उसका अगर हम tan थीटा निकाल लेंगे तो दैट विल बी द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। ओके, तो ये सारी की सारी टर्म्स इस वीडियो में एक्सप्लेन हो गई हैं। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देखें कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। एक बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें और बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, थैंक्स। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इसको बताएं इसके बारे में।